Hi viewers, this is me Rebaha Imran and you are watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमने इनवाइट किया है मुजफ्फर भाई को, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुजफ्फर भाई, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। जी बहुत शुक्रिया रिबाहा आपका, और तमाम जो देखने वाले हमारे भाई हैं उनका भी शुक्रिया कि वो हमें बर्दाश्त करते हैं, देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और हमारा पूरा सेशन बर्दाश्त, यानी कि फुल जो एपिसोड है हमारा देख के जाते हैं और बड़ा अच्छा फीडबैक भी देते हैं। तो उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि जो आप हमें बर्दाश्त करते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें, चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं आप। और इसके साथ साथ आज हम 2-3 खबरों पे डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत अहम है। सबसे पहली खबर कि बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तानी टीम को जो है वो बीट किया है, पहली खबर ये डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कल की। तो कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोलैंड से आते हुए पाकिस्तानी एयर बेस से गुजरे, और उसके साथ ही हम देख रहे थे कि पाकिस्तानी जो है आज इनविटेशन पाकिस्तान की जानिब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया गया है कि वो एससीओ समिट जो है वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करें और हमारे कंट्री में आए। और इस पर आज हम पूरे सेशन की डिबेट करेंगे। तो मुजफ्फर भाई, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के हवाले से बात कर लेते हैं कि बांग्लादेशी टीम ने पाकिस्तानी टीम को शिकस्त दी है। अफसोस हो रहा है ये खबर कवर करते हुए, क्योंकि उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि खेल खेल होता है, खेल को हमें खेल की तरह लेना चाहिए और कोई मसला नहीं अगर आज हार गए कल जीत भी जाएंगी। कैसे, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, ये पाकिस्तानी जो टीम है, आप इसको अगर देखें तो ये इस वक्त जो पॉइंट टेबल है उसके ऊपर जो है बहुत पीछे है। इससे बांग्लादेश भी बेहतर है। एक्चुअली देखा जाए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही। उसकी वजह ये है कि यूनिटी नहीं है। जो भी कैप्टन होता है उसके खिलाफ जो है वो ग्रुपबाजी वहाँ पर शुरू हो जाती है। और कुछ भी यानी परफॉर्मेंस इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो हर बंदा अपने लिए खेलता है, टीम के लिए कोई नहीं खेलता। हर कहता है कि जी मैं इस तरह खेल लूँ, मैं वैसे खेल लूँ। या मैं यहाँ पर कहना नहीं चाहूँगा, बाज़ दफ़ा तो इस तरह भी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो जानबूझ के अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते कि जी इसकी कप्तानी जो है वो ख़त्म हो जाए। तो जिस तरीके से बांग्लादेश जैसी टीम के पाकिस्तान हारा है वो बड़ी एक अफसोसनाक बात है। पहली इनिंग में पाकिस्तान ने 448 रन और 6 खिलाड़ी आउट थे तो उसके अंदर डिक्लेयर कर दिया। जवाब में बांग्लादेश ने 565 रन बनाए और पाकिस्तान दूसरी इनिंग्स में जो है वो इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तानी बैट्समैनों ने दिखाई। और जो है वो कोई भी खिलाड़ी जो है वो ज़्यादा स्कोर नहीं बना सका। सिर्फ रिजवान ने 51 स्कोर बनाए। बाकी ये देखें कि बाबर आजम जो है वो पहली इनिंग्स में जो है वो उसने स्कोर बनाया जी 0, और दूसरी इनिंग्स में बाबर आजम ने स्कोर बनाया जी 22। आप अंदाज़ा लगा लें, हम कहते हैं कि जी ये दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है और दुनिया का नंबर 1 ये जो है वो बैटर है। और बैटर की हालत देखें, पहली इनिंग्स में 0 पे आउट हो गया, दूसरी इनिंग्स में 22 पे आउट हो गया, और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ एक ही 50 पाकिस्तानी टीम की तरफ से हुई है, वो भी मोहम्मद रिजवान ने 51 स्कोर बनाया। बाकी अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन बनाए, शान मसूद 14, और उसके अलावा कोई भी डबल फिगर में जो है वो नहीं जा सका। तो पाकिस्तान फिर ये है इसको 10 विकेटों से शिकस्त हुई है अपने घर के अंदर। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं। आपको पता होता है कि आपके पास स्ट्रेंथ किस चीज़ की ज़्यादा है, आपके पास बॉलर ज़्यादा अच्छे हैं, आपके पास बैट्समैन ज़्यादा अच्छे। तो ये देखने को तो ये बैटिंग विकेट लग रही थी कि पहले जो 3-4 दिन थे इसने बड़े अच्छे जो है उसके जो बॉल है वो बैट के ऊपर आ रही थी, बड़े आराम से बैट्समैन खेल रहा था। लेकिन जो लास्ट डे था उसके अंदर क्या हुआ कि बॉल के अंदर जो है वो जो स्पिनर है उसके लिए बहुत ज़्यादा टर्न मिलने शुरू हो गई। हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बॉल जो है वो टर्न हो रही थी और उसकी वजह से पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनको जो है वो हमने देखा कि वो खेल ही नहीं पाए। बॉल पड़ के जब
स्पिन होती थी तो वो बीट हो जाते थे, कोई बोल्ड हो रहा है, कोई कैच आउट हो रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा अफसोसनाक बात है कि आप अपने घर के अंदर जो है एक टीम जिसको हम समझते हैं, बांग्लादेश को हम हमेशा से यही समझते हैं कि वो पाकिस्तान से हल्की टीम है, लेकिन उसने 10 विकेटों से जिस तरीके से हराया कि पाकिस्तान अपनी 2 बारियों में भी उसके बराबर स्कोर नहीं बना सका, तो बड़ी ही अफसोसनाक है। पाकिस्तानी जो शायकीन है वो पहले ही एक्साइटेड है कि जी चैंपियन ट्रॉफी हो रही पाकिस्तान में। तो जिस तरीके से ये अब ये टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है या इससे पहले पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई है, तो मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा उम्मीदें हमें पाकिस्तान टीम से नहीं लगानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये कोई आने वाले जो साल है, चंद साल, पाकिस्तान की टीम कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी अपनी दिखा सकेगी। मायूस कौन कारकर्दगी है, बहुत मायूसी हुई है आज का ये मैच देखकर हम सबको। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई, और ऑब्वियसली जब पाकिस्तानी टीम हारती है तो यानी कि वो शिकस्त पूरे पाकिस्तान को ही होती है, और तमाम लोग बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होते हैं, और यकीनन हम भी अफसुर्दा हैं, और उम्मीद इन्होंने करते हमें हैं। खुश कब किया है, कब खुश किया है हमारी क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानियों को, कब खुशी दिखाई है, कब इन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट जीता है या बड़े कोई मैचेस जीते हैं। इंडिया से हमेशा हम हार जाते हैं, जब भी इंडिया के साथ मैच होता है हमें पहले पता होता है कि हमने हार जाना है। तो बाकी हमने क्या किसी से, अब तो ये है कि जैसे बांग्लादेश की टीम है, अफगानिस्तान की टीम है, जिम्बाब्वे की टीमें हैं, हम तो इनसे हमें डर लगा रहता है कि ये हमें हरा देंगे। तो हमने क्या फिर जीतना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये टीमें तो ये समझे कि हम तो सोच भी नहीं सकते कि न्यूजीलैंड के हम इनको कभी हरा पाएंगे, जिस तरीके से हम हमारी टीम की ये परफॉर्मेंस और उसकी हालत हो चुकी है। बिल्कुल। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, उम्मीद करते हैं कि जो हमारे उम्मीद ही करनी है, काम नहीं हमने करना, हमने सिर्फ उम्मीद ही करनी है, हमने दुआएं मांगनी है, या हम मसल्ले पे बैठ जाते हैं कि या अल्लाह हमारी टीम को जिता दे। और हमारे खिलाड़ी जो कोई 50 सेंचुरी कर लेते तो ग्राउंड के अंदर सजदा करना शुरू कर देते हैं। तो हम हर चीज़ में उम्मीद करते हैं, दुआएं करते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करते हैं। हमारी टीम कोई मेहनत नहीं करती, कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाती, कुछ इनकी जो फिटनेस लेवल अच्छा नहीं। वर्ल्ड अगर दूसरी टीमों की बात की जाए तो उससे और हमारी टीम की फिटनेस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे 50 करने के बाद ये हाँफना शुरू कर देते हैं, इनको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह के हमारे खिलाड़ी हैं। तो ये हम कब तक ये सारी चीज़ें दुआओं के ऊपर छोड़ेंगे, हम जो है वो उम्मीदों पे छोड़ेंगे कि ये कभी ये बेहतर होंगे। ये कभी नहीं बेहतर होंगे जब तक ये खुद मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये तो इनका हाल ऐसा ही रहना है। सही हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की जाने बढ़ते हैं मुज़फ़्फ़र भाई। एक खबर हमारे सामने आती है, कल आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो पोलैंड से होते हुए पाकिस्तानी एयरबेस से गुजरे, और उसके बाद आज हमने देखा कि हमारी पाकिस्तान की जानब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जो है वो SCO समिट के इनविटेशन भेजा गया है। क्या कहेंगे आप इस बारे में, और क्या आने वाले टाइम में भारत क्या आएगा, यानी कि उनके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आएंगे SCO समिट जो है वो अटेंड करने के लिए? क्या ये एक बड़ा पॉजिटिव नोट पे जो रिलेशन जो है वो मतलब बहुत अच्छे होने जा रहे हैं, कुछ बड़ा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर से कल से आप देख रही हैं कि हर जो न्यूज़ चैनल है, बड़े से बड़ा न्यूज़ चैनल एक ही चीज़ को कवरेज दे रहा है, एक ही चीज़ को दिखा रहा है कि जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर वो पाकिस्तान के अंदर से गुजर कर गए। और पाकिस्तान के वो कुछ तो आपको पता है कि वो टीआरपी के लिए या वो जो क्लिक थ्रू रेट होता है थंबनेल का, उसके लिए अजीब अजीब बातें लिखी होती हैं कि जी वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, मोदी जी पाकिस्तान के अंदर आ गए। तो ये इस तरह की यहाँ पर चीज़ें हमें मीडिया के अंदर देखने को मिल रही हैं। लोग भी बातें कर रहे हैं कि जी ये देखें जी, ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में से गुजर के गए हैं। तो ये कोई नॉर्मल सी बात है। मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की है, तो सारे दोस्त वो जो हमारे देखने वाले वो हंस रहे हैं कि यार ये कौन सी खबर है कि जिसके ऊपर आप रिएक्ट कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं। ये नॉर्मल सी बात है, उन्होंने गुजरना है तो जारी बात पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे। पीछे हमने ये देखा था कि पाकिस्तान ने अपनी जो फ़ज़ाई हदूद है उसका इस्तेमाल भारतीय तैयारों को उससे रोक दिया था। जब आपको पता होगा कि टर्की का ज़ल्ज़ला आया था, तो तब भी पाकिस्तान ने जो इमदाद लेके भारत के तैयारे थे उनको पाकिस्तान के ऊपर से गुजरने नहीं दिया। तो ये तो देखें कि ये अब कुछ चीज़ें मामूली सी बेहतर हुई। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे
भारत के साथ रिलेशन हो चुके हैं, कुछ चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं, तो उन्होंने इजाज़त दी है। और इजाज़त भी जब भी कोई जो एविएशन जो होती है या इंडियन एयरलाइन, वो अगर उसका त्यारा पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेगा तो उसके वो चार्जेस पे करते हैं, जितनी देर वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करेंगे उसके चार्जेस होंगे। तो हमने उसके चार्जेस लिए हैं, तो हम अब उसको क्या उसके बारे में कहेंगे या क्या। दूसरी जो बात आपने कही कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनवाइट किया जा रहा है, तो ये अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो एससीओ समिट हो रहा है, तो उसमें तमाम जो सरबराहान हैं जो एससीओ के मेंबर हैं उनको इनविटेशन भेजी गई है पाकिस्तान में। और उसी सिलसिले में जो नरेंद्र मोदी जी हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी पाकिस्तान की तरफ से इनवाइट किया गया है, इनविटेशन भेजी गई है। अब ये देखते हैं कि वो किस तरीके से इसको लेते हैं कि आया वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, लेकिन ज़्यादा चांस यही हमें देखने को मिलेगा या क्या है कि वो मेरे ख्याल में कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी ये देखें कि कुछ इसके अंदर हमें आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें बेहतर होती नज़र आए, कुछ बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें हों कि जो नरेंद्र मोदी जी को उनसे रिक्वेस्ट की जाए ऑफिशियली कि आप ज़रूर इसमें आए, क्योंकि देखिए एससीओ जो है वो भारत के बगैर मैं समझता हूँ कि बेकार है। कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जो एक डेमोक्रेसी और उसके अलावा दुनिया की इस वक्त अगर कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो तीसरे चौथे नंबर पर उनकी इकोनॉमी ऑलमोस्ट आ चुकी है। 1-2 साल में वो तीसरे नंबर पर ऑफिशियली आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में उसके बगैर, भारत के बगैर, उनकी नुमाइंदगी के बगैर, नरेंद्र मोदी जी के बगैर जो ये समिट है वो बेकार होगा। तो उनकी जो यहाँ पर शमूलियत है मेरे ख्याल में उसको लाजमी बनाना चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान को एफर्ट करनी चाहिए कि वो लाजमी इस समिट के अंदर वो तशरीफ़ लाए। इससे मेरे ख्याल में कुछ आइस मेल्टिंग भी होगी। इससे अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी, दीगर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी मुलाकात होगी, तो कुछ बर्फ़ पिघलेगी जो इतने अरसे से पाकिस्तान के आपस में जो सरबराहान नहीं मुलाकात हुई। तो ये जब मुलाकात होगी, वैसे भी जो शरीफ फैमिली है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके पुराने रवाबत है। उनकी एक जो शादी में भी नरेंद्र मोदी तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने वहाँ पर शादी में शिरकत की थी। तो इनके आपस में ज़ाती मरासम भी हैं, लेकिन उसका ये इम्पैक्ट जो है वो शरीफ फैमिली पे अच्छा नहीं समझा जाता। वो यही पाकिस्तान में आपको पता है कि जो मोदी जी का यहाँ पर इनके लिए नारे लगे थे, जो मोदी जी का जो यार है गद्दार है, ये नवाज शरीफ के लिए और उनकी फैमिली के लिए नारे भी यहाँ पर लगते रहते हैं। लेकिन अब जो हालात पाकिस्तान के जिस नहज पर पहुंच गए हैं, तो पाकिस्तान की ज़रूरत है भारत के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास। अगर नरेंद्र मोदी जी को ये कायल कर लेते हैं आने में, तो उससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बेनिफिट होगा और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी की बहुत ज़्यादा इम्कान पाए जाते हैं। अच्छा मुज़फ़्फ़र भाई, अगर हम देखें कि हम अपने हमारा जो मिशन है पाकिस्तान को बेहतर करने का है, या जो भी मसले मसाइल यहाँ पर हैं, हम पाकिस्तान को बेहतर करना चाहते हैं, उसकी एक कड़ी ये है कि हम अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ हैं वो, यानी कि जितने भी सराउंडिंग में कंट्रीज़ हैं उनके साथ अपने रिलेशन को बेहतर करें। चाहे वो अफ़गानिस्तान है, चाहे वो ईरान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो इंडिया है। तो हमें मतलब सबके साथ अपने रिलेशन को सबसे ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, सबसे अच्छे होने चाहिए। ईरान के साथ भी अच्छे होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छे होने चाहिए, इंडिया के साथ भी अच्छे होने चाहिए। चाइना के साथ तो हमारे ताल्लुकात हम बकौल हमारे अच्छे ही हैं, लेकिन वो जो जिस मतलब के बिना पर हैं वो चाइना उसको बेहतर समझता है कि वो कैसे ताल्लुकात हमसे चाहता है। तो ये अगर हमारे ताल्लुकात देखें सारे मुल्कों के साथ अच्छे हों, सबसे पहले तो ये है कि हम डिफेंस पे जो इतना खर्चा करते हैं वो हमारा खर्चा बचेगा। ये सबसे मेन चीज़ ये है। और दूसरी हर वक्त की जो टेंशन रहती है बॉर्डर के ऊपर, जिस सियाचिन के ऊपर आपने कितना खर्चा वहाँ पर आ रहा है कि एक वहाँ पर जो हमने जवान जो अपॉइंट किया हो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि लाखों रुपया डेली का खर्च हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये है कि अगर हमारे आपस में रिलेशन बेहतर होंगे तो हम कम अज़ कम ये जो हमारा डिफेंस का बजट है वो लोगों की फलाह पर, लोगों को हमारे मुल्क में देखे पहले ही हमारे इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही बाहर से, हमारे पास फॉरेन रिजर्व ना होने के बराबर है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए। और ताल्लुकात बेहतर हो बनाने का सिर्फ यही नहीं कि डिफेंस बजट आपका कम होगा, उसके साथ साथ आपके जब रिलेशन बेहतर होते हैं, आपकी ट्रेड भी होती है, आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपकी बढ़ती है, तो उससे भी लोगों की
देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिया को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंडिया से अगर इम्पोर्ट हो तो हम यहाँ पर सब्जियाँ आप देखें कि अगर इंडिया से आती हैं, मसाले इंडिया से आते हैं, इस तरह की बाकी चीज़ें इंडिया से आती हैं तो बहुत ज़्यादा सस्ते हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। मेडिसिन बहुत सारी इंडिया की जो दुनिया की मोस्टली जो मेडिसिन कंपनी है वो इंडिया के अंदर है। हम हमारी मेडिसिन ज़्यादातर पहले इंडिया से आती थी, अब ये है कि वो दुबई जाती, दुबई से फिर पाकिस्तान आती, तो इस तरह बहुत महंगी मिल रही है। एक टैबलेट जो पहले 2-3 रुपए की थी वो 10 से 15 रुपए की हो गई है, और जो 10-15 रुपए की थी वो 100-200 रुपए की मेडिसिन एक टैबलेट हो चुकी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका हम फायदा पाकिस्तान को हो सकता है, पाकिस्तानी अवाम को हो सकता है। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा हमें जो है एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। कदम जब एक आगे बढ़ेगा तो फिर ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सेट। मैं ये नहीं कहता कि आज ही पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन इस तरह हो जाएंगे कि जी वो बहुत ज्यादा, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक शुरुआत होने की जरूरत है। एक शुरुआत जब होगी तो फिर ये जो है वो रिलेशन भी आगे से आगे बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इत्तेमाद की फिजा जो है वो बहाल करने के लिए पाकिस्तान को इसमें मेरे ख्याल में कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र भाई। अच्छा चलें फ़र्ज़ करें कि अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं एससीओ समिट के लिए, और उसके बाद आप क्या समझते हैं कि जो ये ट्रेड जहरीले टमाटर वाली हमने रोक दी थी, जहरीले प्याज़ों वाली हमने ट्रेड रोक दी थी, क्या ये पूरी हो मतलब इसको शुरू कर सकेंगे, बहाल कर सकेंगे? क्योंकि आपके देखिए ट्रेड 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 इमरान खान साहब ने जो है वो ये समझे कि अपने पाँव के पे कुल्हाड़ा नहीं मारा था, वो पाकिस्तान के पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मारा था इमरान खान ने ट्रेड बंद करके। तो अब देखिए इंडिया की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है ट्रेड के ऊपर, लेकिन आपने एक काम रोका, आपने चलते हुए काम को उसमें आपने वो काम खराब किया है, तो जाहिर बात है उनको फर्क नहीं पड़ता। उनकी ट्रेड दुनिया के हर मुल्क से हो रही है। आप यूरोप से देख लें, आप रशिया से देख लें, चाइना से देख लें। चाइना इस दुनिया इस खित्ते के अंदर अगर कोई दो मुल्क आपस में सबसे बड़े दुश्मन है तो वो इंडिया और चाइना है। अगर इंडिया चाइना के साथ ट्रेड कर सकता है तो पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता। ये अकल जो है हमें पाकिस्तानियों को क्यों नहीं आती कि इंडिया चाइना आपस में ट्रेड कर सकते हैं तो पाकिस्तान इंडिया आपस में ट्रेड बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। तो और ये अगर मेरे जैसा आम बंदा जो एक, मैं अपने आप को अनपढ़ समझता हूँ, अनपढ़ और समझता है कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में पाकिस्तान का फायदा, तो ये जो जिन्होंने इतने इतने साल जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाया किए, मैं समझता हूँ जाया किए हैं, और इतना पढ़ लिख के वो इतने अहम ओहदों में बैठे, उनको इस चीज वो रियलाइज नहीं कर कि हम जो है अगर हमारी जो इकोनॉमी है वो डाउनफॉल का शिकार है तो उसकी वजूहत क्या है, क्या वजूहत है, कैसे हम इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। इनको नजर नहीं आ रहा, लोगों की इतनी खुदकुशियां कर रहे हैं लोग बिजली के बिलों से। मैं खुद परेशान हूँ कि मेरा इतना बिजली का बिल आया, मैं कहाँ से दूंगा बिजली का बिल। तो भाई ये सारी चीजें ये देखने की जरूरत है। ये मुल्क सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं बना कि आप इसके ऊपर हुक्मरानी करें और अवाम का खून चूसते रहे, जो सारे टैक्सेस है वो गरीब उठाते रहे। इसको बेहतर बनाएं, कैसे बेहतर बनाना ये आप लोगों का काम है। हम यहाँ पर बैठकर आपको तजवीज ही दे सकते हैं कि भाई आप इस तरीके से अगर करेंगे तो ये मसला हल हो सकता है, लेकिन ये लोग, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान यहाँ पर तबाह हो रहा है, बर्बाद होता है। इनके पास ड्यूल नेशनलिटी है, ये आज फ्लाइट पकड़नी और यहाँ से यूके चले जाना, किसी ने कनाडा चले जाना, किसी ने अमेरिका चले जाना। मैंने यहाँ पर रहना, मैंने मेरी कबर इस मुल्क के अंदर बननी है। मुजफ्फर भाई हमने तो इधर ही रहना ना, हम जैसे लोगों ने तो बेचारे, हम तो सड़क पार करने के लिए जो अखराजात है उसको पूरा करने में मुश्किल आ रही है हमें, तो हमने तो इधर ही रहना ना, चाहे वो कनाडा चले जाएं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, या यूके चले जाएं, या अमेरिका चले जाएं, हमने तो इधर ही रहना ना। बिल्कुल हमने इधर तो रहना। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए अभी एक 15 अगस्त को भी 2 मूवीज रिलीज हुई इंडिया की, और उसके ट्रेलर्स पर मैंने रिएक्शन भी दिया था दूसरे चैनल पर, और जिसमें एक का नाम था स्त्री 2,
اور ابھی کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں وہ مووی جو ہے وہ ہٹ ہو گئی ہے. ابھی ویسے میں نے اس کی کیلکولیشن نہیں دیکھی کہ کتنے لوگوں نے دیکھا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن obviously اس کا ٹیلر اتنا مزیدار تھا کہ, اور اگر میں یہ مطلب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ 3-2 مووی یہاں کے سنیما ہاؤس میں لگی ہوتی تو یقین کریں کہ ٹکٹس نہیں ہم لوگوں کو مل رہی ہوتی یہاں پہ. جو سنیما ہاؤس ہے وہ فل ہوتے, اور لٹرلی ہم لوگ ڈیلی جا کے بھی ہم لوگوں کو وہ جگہ نہیں مل رہی ہوتی. تو ہم کیوں نہیں اس طرح بزنس کو آگے انہانس کر پا رہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے, ہمارے لیے, اور ہمیں چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کی ضرورت ہے. اور جیسے ہم نے پورا پروگرام کا جو ایک کنکلوژن ہے وہ یہی ہے کہ ریلیشنز کو جب تک ہم بہتر نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی پروگریس ممکن نہیں ہے. اور میری سب جو بھی ہم میرے یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں یا پروگرام دیکھ رہے ہیں, ایک ہیلدی پاکستان بنانے کے لیے, ایک اچھا پاکستان بنانے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ریلیشنز کو تمام کنٹریز کے ساتھ بہتر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹریڈز کو, اپنی پالیسیز کو گو تھرو کریں تاکہ عام عوام کا بھلا ہو سکے. اس ٹائم جو پاکستان بجلی نام مطلب اس کے بل زیادہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے, ان پریشانیوں کا حل نکالنے کے لیے مل بیٹھ کر جو ہے وہ اچھی پالیسیز بنائی جائیں تاکہ چیزیں بہتر ہو سکے. اب تو IMF نے بھی ہمیں جو ہے وہ لون دینے سے آگے منع کر دیا ہے, اور یہ بھی نہیں دے رہا جی $7 بلین دینا تھا, وہ انہوں نے کہا کہ نہیں دے رہے ہم آپ کو. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, جو کہ ایک مشکل کا سامنا. اور دیکھیے مظفر بھائی, اب یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہم انٹرنیٹ, یقین کریں کہ یہ میں آپ کے سامنے یہاں پر بیٹھی ہوں اور میں یہی دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ صحیح طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ خراب نہ ہو. لٹرلی مطلب میں دعا مانگ کے بیٹھتی ہوں کہ یار یہ پوڈ کاسٹ میرا ٹھیک ہو جائے, انٹرنیٹ نہ خراب ہو, انٹرنیٹ نہ خراب ہو. لیکن پھر بھی بیچ میں 1-2 بار ہلے ہوتے ہیں کہ بھائی انٹرنیٹ خراب ہو جاتا ہے, اور مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ جو ہے انٹرنیٹ یوز کر کے کام کریں. تو اب یہاں سے چھوٹی سی پرابلم انٹرنیٹ کی وجہ سے, جو یہاں پہ امیزون پہ کام کر رہے تھے یا کچھ بھی آن لائن جو کام کر رہے تھے, فری لانسنگ کا کام کر رہے تھے, ان کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی بہت سے ان کے ایسے جتنے اکاؤنٹس تھے وہ بین ہو گئے, جو فائبر کے یا اپور کے جتنے اکاؤنٹس تھے ان کے بیچاروں کے ختم ہو گئے. سینکڑوں ہزاروں جو اس میں پاکستانی شامل ہیں کہ جن کی پیمنٹ تھی یا جن کے جو پروجیکٹ تھے وہ سارے ان کو جو کینسل ہو گئے, اپنے ٹائم پہ وہ بنا نہیں سکے, تو ان کو بین کر دیا گیا. فائبر اور اپور کی طرف سے ان کو پاکستانیوں کے جو جتنے بھی اکاؤنٹس تھے ان کو بین کر دیا گیا ہے. تو یہ دیکھیں تقریباً یہ پچھلے کچھ 1 ماہ سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے 500 سے 1000 ملین ڈالر کا پاکستان کو نقصان ہوا. وہ پاکستان کو نقصان ہوا, ان لوگوں کو, ان بچوں کو نقصان ہوا کہ جو یہ محنت کر کے اپنی یہ جو حاصل کر رہے تھے, یہ ڈالر حاصل کر رہے تھے. تو یہ نقصان ہوا کس کا؟ اب وہ مایوس ہو چکے ہیں. میری 1-2 بچوں سے بات ہوئی تو وہ مایوس ہو چکے ہیں, کہہ رہے کہ ہم کیا کریں, ہم یہی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ ملک چھوڑ دیں, ہم دبئی جا کر سیٹل ہو جائیں. تو کتنا نقصان ہے کہ آپ کے جو آپ کو ایک تو کہیں سے FDI نہیں آ رہی, آپ کو انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور جو آ بھی رہی تھی آپ نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا, اور کتنی بدنامی پاکستان کی ہوئی کہ یہاں پر انٹرنیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ اگر میں یہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں, آپ بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں, اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, تو جو اس ملک کے حکمران ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کیوں ان مسئلوں کا حل نہیں وہ ڈھونڈ رہے؟ کیوں نہیں اپنے ملک کو یہ بہتر کرنا چاہ رہے؟ کیا ان کو کیا ہے مسئلہ, کیا ہے ان کو؟ کیوں کیا ہم نے ایسا ہی پاکستان رکھنا ہے جب دنیا اس وقت چاند سے بھی آگے پہنچ گئی ہے, اور ہم یہاں پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو چاند کو یہاں پر بیٹھ کر دیکھیں. ان کی سوچ ویسی ہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی حکمرانوں کی سوچ یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو چاند کو یہاں سے بیٹھ کے دیکھ لیتے, ہمیں چاند پر جانے کی کیا ضرورت ہے. یہ اب یہی کہتے ہوں گے کہ ہمیں انٹرنیٹ کی کیا ضرورت ہے, ہم نے انٹرنیٹ کو کیا کرنا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو دنیا آگے کو جا رہی ہے, ہم پیچھے کو جا رہے ہیں. دنیا 5G 6G کے اوپر جا رہی ہے, اور یہاں پر 2G اور 3G ابھی صحیح نہیں چل رہا. صحیح بات ہے. اور میں بھی کل دیکھ رہی تھی کہ مریم نواز نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ وہ مطلب اسلام آباد میں AI یونیورسٹی بنا رہی ہے. تو لیکن میری ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے انٹرنیٹ جو اسیس ہے اس کو بہتر کریں تاکہ فیصل آباد میں بھی لیا. یہاں پر جو ایک IT یونیورسٹی بننی تھی, ایک IT پارک بننا تھا, وہ ختم کر کے یہاں پر بچوں کے جھولے لگا دیے انہوں نے. تو یہ بڑا اچھا ایک اقدام کیا کہ جی وہ اس سے بھی بہت زیادہ انکم آئے گی
کہ آئی ٹی ایک آپ نے یونیورسٹی بنانی تھی, اس کو ختم کر کے تو بچوں کے جھولے لگا دیے وہاں پر. تو یہ کام ہو رہے ہیں پاکستان میں, وہ ترقی بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے پاکستان میں. آئندہ آنے والے چند سالوں کے اندر دیکھیے پاکستان پورا جو ہے وہ آئی ٹی پارک کی بجائے جو ہے وہ عام پارکوں میں تبدیل ہو جائے گا, جھولے لگ جائیں گے یہاں پر سارے. فائدہ ہی ہے نا, اس سے تھوڑے پیسے ہی کما لیں. ظفر بھائی آپ کے بچے اور آپ کے بچوں کے بچے بھی وہ جھولے لیں گے نا, دیکھیے کتنا بڑا انیشیٹو ہے. جی میں لے کے گیا تھا, زینب کو وہاں پر نہیں لے کے گیا, زینب کو کسی اور پارک میں لے کے گیا تھا, اس کو جھولے دلوا کے لایا ہوں. صحیح ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. تو ویورز یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. دیکھیں ہم یہاں پر چیزوں کو اس لیے ڈسکس کرتے ہیں تاکہ اس کا حل نکالا جا سکے, ہم اس چیزوں پر غور کر کے ان چیزوں کو بہتر کر سکیں. تو میری جو ہمارے ویورز یا ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی ہمارے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, تو میری ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے پالیسیز پر غور کریں تاکہ پاکستان جو ہے ایک بڑا زبردست انوائرمنٹ پاکستانی عوام کے لیے بنایا. بتائیں تو صحیح نا, یہ بتائیں تو صحیح کہ ہماری یہ پالیسی ہے, ہم نے یہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم پاکستان کو آنے والے آئندہ 5 سالوں میں یہاں تک پہنچا دیں گے. بتائیں صحیح, کچھ اپنی پرفارمنس بتائیں کہ 1.5 سال ہمیں ہو گیا گورنمنٹ میں, ہم نے یہ چیزیں اچیو کی ہیں اور آئندہ ہم یہ کرنے والے ہیں. تو ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ بجائے ترقی کے پاکستان کو بہتر کرنے کے پاکستان کو بربادی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ بھی اس میں صرف شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا, اس سے پہلے عمران خان نے بھی یہی کام کیا, اس نے بھی 4.25 سال کے اندر ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اب یہ جو ہیں اس سے بھی آگے نکل گئے. تو ہمیں تو جو بھی ملتا ہے وہ نیلے سے دہلا ہی ملتا ہے یہاں پر. بہت شکریہ مظفر بھائی آپ کا, اور ویورز آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ کو اینڈ تک دیکھا. اپنی فیڈ بیک سے ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیے اجازت. جاتے جاتے آپ سب سے ریکویسٹ ہے ونس اگین کہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, مظفر بھائی کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں, کیونکہ آپ کی سپورٹ سے, آپ کے فیڈ بیک سے, آپ کے سبسکرائب بڑھانے والی تعداد سے ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے. تو پلیز ڈو سبسکرائب, اور تھینک یو سو مچ.